सल्फोनामाइड्स। कौन से एंटीबायोटिक्स रोज? सल्फोनामाइड्स। अब ये जो सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक, ठीक है, जो आप बहुत जगहों पे देखोगे भी, बार बार आएगी भी। अब सल्फोनामाइड जो एंटीबायोटिक्स हैं, बेसिकली इसके अंदर कौन कौन सी हमारे पास एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं? देखो जी, पहले तो मैं एंटीबायोटिक्स के नाम लिख देता हूँ, सल्फोनामाइड। तो इसी के आगे लिख रहा हूँ सल्फामेथोक्साजोल। सल्फामेथोक्साजोल, यस, सल्फामेथोक्साजोल पहला पॉइंट। ये सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक नाम लिखा रहा, सल्फामेथोक्साजोल। नंबर 2 सल्फाडायाजीन। नंबर 2 सल्फाडायाजीन, ठीक है। नंबर 3 सल्फिसोक्साजोल। नंबर 3 सल्फिसोक्साजोल। और भी होंगे, लेकिन वो आपको बाद में आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएंगे। तो ये एंटीबायोटिक्स आप लोगों ने रोज याद रखनी है, बिकॉज दीज एंटीबायोटिक्स आर सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स। अच्छा, अब ये एंटीबायोटिक्स आपने लिख ली। अब मैं आपको बताता हूँ एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये हाउ ड्रग्स एक्ट, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, अब आप एक बात गौर से देखो, हमें इस पूरे चार्ट में, पूरी पिक्चर में क्या चीज याद रखनी है? ब्रोस प्लीज माइक्रोफोन ऑफ कर ले। अब आप एक चीज देखो, ये नीचे क्या लिखा हुआ है? टेट्राहाइड्रोफोलेट। आसान अल्फाज में फॉलिक एसिड, आसान अल्फाज में फॉलिक एसिड। इस फॉलिक एसिड, देखो हम जब फॉलिक एसिड खाते हैं ना, मैं और आप, तो वो फॉलिक एसिड जी सर किसमें कन्वर्ट होता है जाके? टेट्राहाइड्रोफोलेट। यस। एक बंदा माइक्रोफोन ऑन कर ले, डॉक्टर मुकद्दस आप माइक्रोफोन ऑन कर ले। जी सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं डॉक्टर मुकद्दस। जी सर। आपको मैंने फॉलिक एसिड की गोलियां दी। जी सर। एक साइड पे पॉइंट लिखो, सब लोग एक पॉइंट लिखो साइड पे। कोई भी फीमेल जो प्रेग्नेंट होना चाहती है, वो फॉलिक एसिड, उसने सोच लिया है कि अब उन्होंने प्रेग्नेंट होना है, तो प्रेगनेंसी से कम 1 महीना पहले फॉलिक एसिड खाना स्टार्ट कर दे। जब प्रेगनेंसी होगी फिर फॉलिक एसिड खाने का कोई फायदा नहीं, फिर मतलब बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए एवरी वुमेन अगर वो प्रेग्नेंट होने का सोच रही है, प्लानिंग कर रही है, तो बिफोर प्रेगनेंसी 1 मंथ फॉलिक एसिड खाना स्टार्ट कर दे। और डोज जो होगी फॉलिक एसिड की वो 0.4 mg, 0.4 mg, कितनी? 0.4 mg होगी। 0.4 mg। तो अच्छा, ये पॉइंट लिख लिया साइड में, चलो वापस आ जाते हैं जी। ये क्या लिखा हुआ है? जब हम फॉलिक एसिड खाते हैं, आपके ख्याल में क्या फॉलिक एसिड डायरेक्ट यूज हो जाता है? नहीं, वो फॉलिक एसिड पहले किसमें कन्वर्ट होता है? टेट्राहाइड्रोफोलेट में। टेट्राहाइड्रोफोलेट में। अब ये जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है, ये फॉलिक एसिड बैक्टीरिया को भी चाहिए। किसको चाहिए? बैक्टीरिया को भी चाहिए। हम इंसानों को भी चाहिए, बैक्टीरिया को भी चाहिए, प्रोटोजोआ को भी चाहिए। प्रोटोजोआ आगे हमने पढ़ना है ना, मतलब क्या? देखो, ये फॉलिक एसिड डीएनए बनने में इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल, कहाँ पे इस्तेमाल होगा? डीएनए बनने में। बैक्टीरिया को भी तो डीएनए चाहिए। जी सर। प्रोटोजोआ को भी तो डीएनए चाहिए, हमारी जिस्म को भी तो डीएनए चाहिए ना, हमारे पास भी तो डीएनए है ना। तो इसका मतलब, अच्छा अब मैं डीएनए नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा न्यूक्लिक एसिड। क्या कहूंगा? न्यूक्लिक एसिड। मतलब डीएनए आरएनए को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं ना। अच्छा जी सर। तो हर चीज को विदाउट न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए, कोई भी चीज पॉसिबल ही नहीं है दुनिया में। ऐसे ही है। तो बैक्टीरिया को भी न्यूक्लिक एसिड चाहिए, मतलब डीएनए आरएनए। प्रोटोजोआ को भी चाहिए। जी सर।
हम इंसानों को भी चाहिए, हम सबको डीएनए आरएनए चाहिए, न्यूक्लिक एसिड चाहिए। तो न्यूक्लिक एसिड बनने के लिए क्या चाहिए? टेट्राहाइड्रोफोलेट चाहिए सर। हाँ, आसान अल्फाज में फॉलिक एसिड। जी अच्छा, सर। विदाउट फॉलिक एसिड हमारे सेल्स का डीएनए बनना बंद हो जाएगा। विदाउट फॉलिक एसिड बैक्टीरिया ग्रोथ करना रुक जाएगा। विदाउट फॉलिक एसिड प्रोटोजोआ की ग्रोथ रुक जाएगी। अब मुझे आप एक बात बताएं, क्या फॉलिक एसिड सेल्स के लिए जरूरी है? जी सर जरूरी है। इसके बगैर सेल जिंदा रह सकता है? नो सर। नो। अब मुझे एक बात बताएं, अगर डॉक्टर मुकद्दस, जी सर। चलो आपको नहीं कहते, आपको जो अपना रिश्तेदार सबसे बुरा लगता है, अगर उसको खुदा ना खासा क्या हो जाए, कैंसर, क्या हो जाए, कैंसर हो जाए तो तो हम उसका फॉलिक एसिड बनना बंद कर दे, तो कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है? फॉलिक एसिड बनना बंद कर दो कैंसर के सेल में। जी सर। मतलब खुदा ना खासा किसी को कैंसर हो गया है, तो वो देखो कैंसर के सेल्स को क्या चाहिए? डीएनए। जी सर। कैंसर के सेल्स के भी तो अंदर डीएनए होगा ना। बिल्कुल। तो कैंसर का इलाज करना है तो कैंसर के सेल्स को रोको ग्रो करने से। कैंसर के सेल्स को क्या करो? ग्रो करने से रोकेंगे। अब कैंसर के सेल्स की ग्रोथ कैसे रोकेगी जब कैंसर के सेल्स में क्या बनना कम हो जाएगा? फॉलिक एसिड सर। फॉलिक एसिड। तो इसका मतलब हम फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक सकते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। जी सर। तो अगर मैं आपको ये बताऊं, क्या कैंसर का इलाज है हम फॉलिक एसिड बना बंद कर दें तो कैंसर के सेल्स का इलाज हो जाएगा? यस यस। मैं आपको बता रहा हूं कि फॉलिक एसिड रोकने से क्या क्या होगा अगर आप फॉलिक एसिड बनना बंद करोगे। तो टेट्राहाइड्रोफोलेट जब आपको पास नहीं होगा, आपके कैंसर के सेल्स की ग्रोथ रुक जाएगी। जी सर। ड्रग कौन सी देते हैं? मीथोट्रेक्सेट। कौन सी ड्रग होती है? मीथोट्रेक्सेट होती है सर। अब अभी बोलिएगा ना कि मेरे जेल से निकल जाना है, तो मैं फिर वो डाइवर्ट हो जाता हूँ। अब कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या देते हैं? मीथोट्रेक्सेट देते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट, इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए क्या देते हैं? मीथोट्रेक्सेट। ये हम जरा अपने असल टॉपिक से हट गए, मैं आपको फॉलिक एसिड के बारे में बता रहा हूँ, वो ये भी अंदर कवर हो जाएगा, बैक्टीरिया भी। तो मीथोट्रेक्सेट देने से इंसानों के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर नहीं, किसके अंदर? इंसानों के अंदर। इंसानों के अंदर फॉलिक एसिड टेट्राहाइड्रोफोलेट बनना बंद हो जाता है। जी सर। तो क्या मीथोट्रेक्सेट देने से टेट्राहाइड्रोफोलेट की सिंथेसिस बंद हो जाएगी? यस और नो? जी हो जाएगी। ये देखो, ये आपके सामने लिखी है, ये हमने मीथोट्रेक्सेट दी, वो पर लिखी है। जी सर। नीचे किस चीज की सिंथेसिस होगी? THF, टेट्राहाइड्रोफोलेट। जी। तो बेसिकली हम मीथोट्रेक्सेट जब देते हैं किसी को, तो हमारे सेल्स के अंदर फॉलिक एसिड कम हो जाता है, आसान अल्फाज में। जी सर। टेट्राहाइड्रोफोलेट कम हो जाता है। तो जब मीथोट्रेक्सेट ड्रग देंगे, फॉलिक एसिड नहीं होगा, टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं होगा, हमारे सेल्स की डीएनए के पास जब फॉलिक एसिड नहीं होगा, सेल्स की ग्रोथ रुक जाएगी। इसीलिए मीथोट्रेक्सेट क्या करती है? फॉलिक एसिड टेट्राहाइड्रोफोलेट को सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। यस। जिससे क्या होगा, इसलिए मीथोट्रेक्सेट को हम एज ए कीमोथेरेपी यूज करते हैं, एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट यूज करते हैं। मीथोट्रेक्सेट इसीलिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी देते हैं। नॉर्मली प्रेगनेंसी यूट्रस में होती है, राइट? जी सर। लेकिन अगर प्रेगनेंसी जो बच्चा है वो यूट्रस के अलावा कहीं और पे बन रहा है, कहीं और बन रहा है, लाइक पेट के अंदर है बच्चा, फ्लोपियन ट्यूब में, तो वो प्रेगनेंसी जो यूट्रस के अलावा कहीं और स्टार्ट हो जाए, उसे क्या कहते हैं? एक्टोपिक। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी ड्रग चॉइस मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट। क्यों? देखो, जब आप बच्चा बन रहा है, बच्चे को क्या चाहिए? डीएनए यार। जी सर। एक इंसान डीएनए के बगैर बन सकता है? नो सर। नहीं। बच्चा है वो जो अंदर है, वो एक इंसान बनना है,
उसने एक ह्यूमन बनना है, उसको डीएनए चाहिए। आप मीथोट्रेक्सेट लेते हो, डीएनए फॉलिक एसिड बनना बंद, अबॉर्शन, जी सर। प्रेगनेंसी खत्म। जी सर। प्रेगनेंसी खत्म करनी है, मीथोट्रेक्सेट दो। जी। क्यों क्यों मीथोट्रेक्सेट ने प्रेगनेंसी को खत्म कर दिया? बिकॉज इसने जाकर फॉलिक एसिड को रोक दिया, और जब फॉलिक एसिड नहीं होगा तो यार इंसान बन कैसे सकता है विदाउट फॉलिक एसिड? डीएनए नहीं होगा। अच्छा, तो फॉलिक एसिड बनने को रोकना प्रेगनेंसी में होता है या नॉर्मल भी? नहीं, नॉर्मल तो डिपेंड करता है सी ड्यूरेशन केड़ा है, ठीक है। अच्छा जी। वो, हाँ जी ओके सर। सर जी हम कोरियोकार्सिनोमा में भी लेते हैं ना ये मीथोट्रेक्सेट? हाँ, थैंक यू, सो स्वीट। अच्छा चलिए आगे। जी जी सर। सर। अच्छा अब मुझे बुला लेना ना सब लोग, वो फिर मेरे ज़हन से निकल जाता है कि मैं उधर को जा रहा था तो सिर्फ नीचे रोक देंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? सर मीथोट्रेक्सेट जो है टॉपिक प्रेगनेंसी के लिए हम यूज करते हैं। हाँ, मीथोट्रेक्सेट को हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी में लेते हैं। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज ड्रग फॉर इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, आपने कहना मीथोट्रेक्सेट, लेकिन वो गायनी में पढ़ेंगे व्हाट आर अदर इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अच्छा, उसके बाद मीथोट्रेक्सेट एज ए इम्यूनोसप्रेशन यूज होती है। जी सर। मीथोट्रेक्सेट जो है वो आपकी एज ए कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होती है। जी सर। बिकॉज इतने मल्टीपल यूज ऑफ मीथोट्रेक्सेट, बिकॉज ये टेट्राहाइड्रोफोलेट को कम कर देती है आपके सेल्स में, जिससे न्यूक्लिक एसिड नहीं बनेगा। क्लियर? जी सर। अच्छा, अब अगली बात सुनो मेरी गौर से। अगली बात बोलो। जी सर। यस सर। अब हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। ये देखो बैक्टीरिया में क्या होता है, ये देखो। अब बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया को भी क्या चाहिए? सर फॉलिक एसिड चाहिए। फॉलिक एसिड चाहिए, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर हमें मीथोट्रेक्सेट नहीं देनी पड़ेगी। मीथोट्रेक्सेट बैक्टीरिया के अंदर जाती नहीं है, ये इंसानों के सेल्स में जाती है। जी सर। तो बैक्टीरिया के लिए हमें सल्फोनामाइड्स देनी पड़ेंगी। जी सर। बैक्टीरिया का फॉलिक एसिड को बनना रोकना है तो क्या दो? सल्फोनामाइड्स देंगे। इंसानों का फॉलिक एसिड बनने से रोकना है तो क्या दो? सर मीथोट्रेक्सेट देंगे। बस फर्क ही है। अगर आप चाहते हो बैक्टीरिया का फॉलिक एसिड ना बने, टेट्राहाइड्रोफोलेट ना बने, तो सल्फोनामाइड दो। अगर आप चाहते हो इंसानों का फोलेट ना बने, टेट्राहाइड्रोफोलेट ना बने, तो मीथोट्रेक्सेट दो। जी सर। बात समझ आई सबको? जी ब्रोस? अच्छा जी। जी। अच्छा, ये देखो कौन सा एंजाइम इनहिबिट होगा ये ड्रग से? डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेसेज एंजाइम। डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेसेज एंजाइम। अब ये इस एंजाइम को इनहिबिट करेगी सल्फोनामाइड्स। तो सल्फोनामाइड्स कौन से एंजाइम को इनहिबिट करती हैं? डाइहाइड्रोपिरोट। मेरा ख्याल है ये पी अंदर साइलेंट है, आई थिंक सो। तो तुसी भी साइलेंट ही कर छोड़ो। जी सर। ये ना आप भी अंदर से साइलेंट कर छोड़ो, ठीक है? तो डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेसेज एंजाइम। तो अच्छा, अब मुझे बताएं, इंसानों का फोलेट बनने से रोकना है तो विच ड्रग? सर मेथोट्रेक्सेट देंगे। बैक्टीरिया का टेट्राहाइड्रोफोलेट बनने से रोकना है तो विच ड्रग? सर सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड्स। तो सल्फोनामाइड का मैकेनिज्म समझ आ गया आसान अल्फाज में? जी सर। कोई औखा नहीं है। अच्छा, इसी तरह अब आपको एक और बताता हूँ। सर जो ये एंजाइम है ये बैक्टीरिया में फॉलिक एसिड की सिंथेसिस करवाते हैं। यस, फॉलिक एसिड, ये फॉलिक एसिड बन रहा है ना ये सारे एंजाइम से, ये पाथवे से। तो अच्छा, उसके बाद अब आगे प्रोटोजोआ। क्या आगे? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर अगर आपने फॉलिक एसिड बनने से रोकना है तो कौन सी ड्रग दोगे? कौन सी ड्रग दोगे? पायरीमेथामिन। कौन सी ड्रग दोगे? पायरीमेथामिन देंगे। पायरीमेथामिन। ये देखो
अगेन वही पास प्रोसेस नहीं स्टार्ट हो गया। लुक, पायरीमेथामीन देने से टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा। जी सर। और देखो फॉलिक एसिड नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा, ये नीचे लिखा भी हुआ है डीएनए। मतलब अब आपसे मैं पूछने लगा, 3 सवाल आने आपको पेपरों में, ये तीनों क्वेश्चन इज $1 million क्वेश्चन। पहला, ह्यूमंस में फॉलिक एसिड बनने से रोकने विच ड्रग? मेथोट्रेक्सेट। बैक्टीरिया में रोकना विच ड्रग? सल्फोनामाइड। प्रोटोजोआ में रोकना विच ड्रग? प्राइम पायरीमेथामीन। क्लियर? कभी बोलेगा नहीं। जी तो पी वाला तो याद रखना, पी फॉर प्रोटोजोआ, पी फॉर पायरीमेथामीन। पी फॉर प्रोटोजोआ, पी फॉर पायरीमेथामीन। भाई बोल सर। कोई यार। सर ये किसको इनहिबिट कर रही थी, टेट्राहाइड्रोफोलेट को ही? हाँ जी सर। टेट्राहाइड्रोफोलेट को। जी सर। तो अब एक बात कान खोल कर समझे। अच्छा, एंजाइम्स का नाम बता दो, कौन से ड्रग कौन से एंजाइम को इनहिबिट करती है? जी सर बता दें। सल्फोनामाइड का तो लिख लिया ना कि फॉलिक एसिड बनने को रोकेगी, कौन से एंजाइम को इनहिबिट करेगी सल्फोनामाइड? सिंथेज एंजाइम। यस, डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेज एंजाइम, राइट? जी सर। पायरीमेथामीन किस एंजाइम को इनहिबिट करेगी? पायरीमेथामीन जो इस एंजाइम को इनहिबिट करेगी, ये डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम, ये एंजाइम का नाम है। ये पायरीमेथामीन ने किस एंजाइम को इनहिबिट करना है? ये हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को। हाँ, ये एंजाइम्स के भी नाम लिख लो, कौन से एंजाइम को इनहिबिट करती है। जी तो सल्फोनामाइड इनहिबिट करती है डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेज एंजाइम को, जो कि बैक्टीरिया में यूज कर रहे हैं। प्रोटोजोआ में यूज कर रहे हैं पायरीमेथामीन, जो कि डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। जी सर। टारगेट सबका फॉलिक एसिड सिंथेसिस को रोकना है, टेट्राहाइड्रोफोलेट को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मीथोट्रेक्सेट ह्यूमंस में इस्तेमाल होती है, कैंसर में, इक्टोपिक प्रेगनेंसी में। तो मीथोट्रेक्सेट कौन से एंजाइम को इनहिबिट करती है? टेट्राहाइड्रोफोलेट को ही। मीथोट्रेक्सेट भी किस एंजाइम को इनहिबिट करती है? सेम, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, जो पायरीमेथामीन करती है। क्लियर? जी सर। तो एक बात तो ब्रोज आप सब लोगों को पता चल गई कि 3 तरह के ड्रग्स हैं, एक बैक्टीरिया में यूज होती है, एक प्रोटोजोआ में यूज होती है, और एक उसमें इंसानों ह्यूमन में यूज होती है। जो इंसानों में यूज होगी दैट इज मीथो, और वो एंजाइम होगा डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। उसके बाद जो पायरीमेथामीन होगी वो प्रोटोजोआ के लिए है, उसमें भी एंजाइम यही होगा, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। जो बैक्टीरिया के लिए यूज होगी वो होगी सल्फोनामाइड, वहां पे एंजाइम होगा डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेज एंजाइम। ये 3 डिफरेंट एंजाइम्स, 3 डिफरेंट ड्रग, 3 डिफरेंट टारगेट्स। समझ आ गए? जी सर आ गया। लेकिन एंड रिजल्ट सबका एक ही है। सारी ड्रग्स क्या करेंगी? फॉलिक एसिड की टेट्राहाइड्रोफोलेट को बंद करेंगी, जिससे बैक्टीरिया हो, ह्यूमंस हो, आपके प्रोकैरियोट्स हो, मतलब यूकैरियोट्स जो होते हैं वो ह्यूमन यूकैरियोट्स है ना। तो जी सर। ये सारी चीजें आप लोगों की इफेक्ट होंगी। डॉक्टर मुकद्दस अभी तक जो पढ़ा है उसको रिवाइज करें। ये जो ट्राइमिथोप्रिम है, इसका भी मैकेनिज्म वही है जो सल्फोनामाइड का, सॉरी सल्फोनामाइड का नहीं, जो पायरीमेथामीन का है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम। ये भी कौन सा एंजाइम को इनहिबिट करती है? डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। यस। तो 3 ड्रग्स के सेम एंजाइम नहीं हुए? मीथो का भी यही है, यस सर। पायरीमेथामीन का भी यही है, ट्राइमिथोप्रिम का भी यही है, सिर्फ एक एंजाइम का फर्क है, सल्फोनामाइड का। जी सर। सल्फोनामाइड का एंजाइम है डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेसिस, बाकी मीथो का भी सेम एंजाइम है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। पायरीमेथामीन का भी सेम एंजाइम, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ट्राइमिथोप्रिम का भी सेम एंजाइम, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। जी सर। यस सर। अगली बात जी, डॉक्टर इजाब आप माइक्रोफोन ऑन कर लें। जी सर। जी, अब मेरी बात सुने गौर से। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे एक बात बताएं। जी सर। जी सर। कौन सी 3 ड्रग्स हैं जो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज नाम को इनहिबिट कर रही हैं? सर ट्राइमिथोप्रिम, पायरीमेथामीन और
methotrexate. मीथोट्रेक्सेट। अच्छा, अब ट्राइमीथोप्रिम, इसका भी एंजाइम वही है, तो इसका भी मकसद क्या है? इसका भी मकसद क्या है? फॉलिक एसिड नहीं बनने देना, Folic acid inhibit करना। मतलब टेट्राहाइड्रोफोलेट Yes sir. बनने से रोकना। अब हम यूज पढ़ लेते हैं। देखो, एक तरफ मैंने सल्फोनामाइड्स की 3 ड्रग्स लिखवाई हैं, Yes sir. एक तरफ मैंने ट्राइमीथोप्रिम अलग लिखा। मीथो भूल जाओ, मीथो समझो हमने पढ़ी नहीं, उसको निकाल दो। जी सर। एक तरफ है ट्राइमीथोप्रिम अकेली एक साइड पे, और एक तरफ है सल्फोनामाइड्स पूरी। जी सर। होता है, हम कॉम्बिनेशन देते हैं ट्राइमीथोप्रिम के साथ, कोई कॉम्बिनेशन देंगे सल्फोनामाइड का। ये देखो, TMP SMX, दिस कॉम्बिनेशन, हाउ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। ये क्या है कॉम्बिनेशन? ट्राइमीथोप्रिम के साथ क्या दी? Sulfamethoxazole. सल्फामेथोक्साजोल किस ग्रुप की है? सल्फोनामाइड की। Sulfonamide की। तो इसका मतलब, अब कोई बोलिएगा ना, डॉक्टर लीजा बस को फोन रखे, फिर मुझे सत्य को हो जाना। जी सर। एक हमने ले ली ट्राइमीथोप्रिम, इसके साथ कॉम्बिनेशन में क्या ले ली? Sulfamethoxazole. जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं TMP SMX. SMX। और जो हमारे घरों में सेप्ट्रान की गोली सुनी है? सेप्ट्रान, सेप्ट्रान ये होती है। ये इतनी अच्छी एंटीबायोटिक है, क्यों हमारे अम्मियां अब्बू हमारे फिंसी फोड़ों पे सेप्ट्रान की का पाउडर लगाती होती थी ना? ये जी सर। बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है ये। अभी तक लिखो, जब किसी पेशेंट को कैंसर, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, क्या होता है? Organ transplant. आपको पता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने के बाद 2 ड्रग्स पेशेंट को दी जाती है इन्फेक्शन से बचने के लिए। उनमें से एक सेप्ट्रान होती है, TMP SMX। तो TMP SMX को हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद देते हैं ताकि पेशेंट को इन्फेक्शंस ना हो, क्योंकि जब कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं उसके बाद पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स चल रही होती हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद क्या चल रही होती हैं? Immunosuppressants. तो पेशेंट को, फॉर एग्जांपल किडनी ट्रांसप्लांट की है, तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को इन्फेक्शंस का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए अगर किसी पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट की है, उसके बाद उसको इन्फेक्शंस का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज पेशेंट जो होते हैं वो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे होते हैं। तो ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को इन्फेक्शन से बचने के लिए 6 महीने तक यूजुअली कौन सी एंटीबायोटिक दी जाती है? Trimethoprim plus sulfamethoxazole. क्लियर? पहला पॉइंट। उसके जी बाद अगर आपको याद हो, मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप मेरी बात सुनते जाइए और से। TMP SMX सेप्ट्रान है ना, सेप्ट्रान तो ब्रांड नेम है ना, आप लोगों ने खबर है सेप्ट्रान का? तो किसमें जी देते हैं? सर। Organ transplant. UTI में। UTI में? कौन सा UTI? अनकॉम्प्लिकेटेड UTI। Uncomplicated. अनकॉम्प्लिकेटेड UTI मतलब किडनी के इन्फेक्शन ना Kidneys हो, are not involved. किडनी इन्वॉल्व ना हो। अनकॉम्प्लिकेटेड UTI, फॉर एग्जांपल ब्लैडर का इन्फेक्शन हो गया, ब्लैडर का इन्फेक्शन हो गया, ये ज्यादातर अनकॉम्प्लिकेटेड UTI में फीवर नहीं ना होता, Yes sir. किडनी इन्वॉल्व नहीं होती, फीवर नहीं होता। तो अनकॉम्प्लिकेटेड UTI, हल्का फुल्का UTI कौन सी ड्रग दोगे? Trimethoprim plus sulfamethoxazole. सल्फामेथोक्साजोल। अच्छा, उसके बाद TMP SMX और हम किस में देते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बोलिएगा ना, मेरे ज़हन से निकल जाने, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, पेशेंट क्या है? Immunocompromised. Whatever the cause, like maybe AIDS का हो, maybe organ transplant का हो, maybe steroids का हो, बहुत सारी वजह हो सकती है ना इम्यूनिटी कम होने की। Whatever the cause, आपको Yes, पता है जब हमें एड्स होता है, स्पेशली एड्स कौन से सेल को टारगेट करता है? CD4 T lymphocyte, CD4 T lymphocytes को। एड्स कौन से सेल को टारगेट करता है? CD4 T lymphocytes. जब हमारे CD4 सेल्स कितने से कम होते हैं? 200 से कम होते हैं। 200 से। बात याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको एड्स हो गया, उसके CD4 सेल काउंट
200 से कम हो गया। नॉर्मली CD4 सेल काउंट 500 से ऊपर होते हैं, जी सर। 500 से 1500, ठीक है। तो एड्स के पेशेंट में जब टी लिम्फोसाइट की जो टाइप है CD4 सेल जब 200 से कम होते हैं ना, तो आपको एक निमोनिया होता है, डेट इज PCP निमोनिया। तो पेशेंट को किस चीज का रिस्क होता है? PCP निमोनिया का। PCP निमोनिया। PCP से मुराद है नोमोसिस्टिक जेरोवैसी निमोनिया, PCP निमोनिया। जी सर। तो एड्स के पेशेंट को PCP निमोनिया कब होता है? व्हेन CD4 सेल काउंट इज लेस देन 200। तो हम पता क्या करते हैं, हम एड्स के पेशेंट को TMP SMX स्टार्ट कर देते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए। यस सर। अगेन क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन है पेपरों के। तो एड्स के पेशेंट की जब CD4 सेल काउंट 200 से कम हो जाए, उसको कौन सी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देंगे? सर ट्राइमेथोप्रिम प्लस सल्फामेथोक्साजोल। वजह टू प्रिवेंट व्हाट? टू प्रिवेंट PCP निमोनिया। PCP निमोनिया। और जब CD4 सेल काउंट 200 से ऊपर चली जाए, कितने से ऊपर चली जाए? 200 से ऊपर चली जाए, उसके बाद मुझे वीक्स भूल गए, कुछ वीक्स तक ये कंटिन्यू रखेंगे, बाद में हम TMP SMX बंद कर देंगे। यस सर। अच्छा, लेकिन अगर PCP निमोनिया हो गया डॉक्टर लीजा, क्या हो गया? जी सर, PCP निमोनिया हो गया, फिर भी यही देंगे, ट्रीटमेंट भी यही है। जी सर। तो प्रोफाइलैक्टिक ड्रग भी कौन सी है? यही। और अगर ट्रीटमेंट, अगर इन्फेक्शन हो गया फिर भी ड्रग यही। तो अब एड्स के पेशेंट में CD4 सेल काउंट लेस देन 200 है, व्हाट इज द प्रोफाइलैक्टिक ड्रग ऑफ चॉइस? ट्राइमेथोप्रिम प्लस सल्फामेथोक्साजोल। बट अगर PCP निमोनिया हो गया, देन व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट? सर ट्राइमेथोप्रिम प्लस सल्फामेथोक्साजोल। तो PCP निमोनिया से प्रोफाइलैक्सिस देनी है तो भी यही ड्रग, ट्रीटमेंट के लिए देनी है तो भी यही ड्रग। जी सर। 21 दिन देते हैं। आपको पता है सेफ्रॉन की कितनी गोलियां बनती हैं तकरीबन? रफली आइडिया बताओ। जी सर। 8-9 गोलियां बनती हैं एक दिन में ये सेफ्रॉन की, जो हमारे पाकिस्तान में आती है। ये मेरे पेशेंट को, मेरा दोस्त था, उसके अब्बू को PCP निमोनिया हुआ था, उनको कैंसर है अभी, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो मैंने उसको डोज कैलकुलेट करके बताई थी, ये तकरीबन सेफ्रॉन की 8 गोलियां बनती हैं, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम, इतनी गोलियां हैवी डोज होती है इसकी। जी सर। तो PCP निमोनिया नींद आ गई है। अच्छा जी, तो यहाँ तक भी क्लियर? आगे चलें? उसके बाद अगली चीज, ये TMP SMX कॉम्बिनेशन पेपरों में आपकी जान नहीं छोड़ता है। डॉक्टर लीजा, अभी तक मैंने कौन कौन से बताए? TMP SMX कहाँ पे दे रहे हैं सर? हम लोग ये देंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांट में देते हैं इन्फेक्शन अवॉइड करने के लिए, और UTI में देते हैं, अनकॉम्प्लिकेटेड UTI हो जिन्हें, और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं व्हाटएवर द कॉज, अगर एड्स के पेशेंट हैं, उनका CD4 T लिम्फोसाइट काउंट जो है वो 200 से कम हो गया है, तो हम PCP निमोनिया का रिस्क अवॉइड करने के लिए ये प्रोफाइलैक्टिकली भी देते हैं। और अगर किसी को PCP निमोनिया हो गया तो एज ए ट्रीटमेंट भी हम ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल देते हैं फॉर 21 डेज। अच्छा, उसके बाद अगली चीज प्रोफाइलैक्टिकली भी 21 डेज देंगे। नहीं, प्रोफाइलैक्टिकली तो जब तक CD4 सेल काउंट 200 से ऊपर नहीं जाती, खाता रहेगा पेशेंट। ओके सर। वो बेशक 4 महीने ना CD4 सेल काउंट 200 से ऊपर जाए। ओके सर। जब तक पेशेंट की CD4 सेल काउंट 200 को क्रॉस नहीं करती, वो 1 महीना ना करे, 2 महीने ना करे, आपका पेशेंट ये एंटीबायोटिक लेता रहेगा। ओके सर। अच्छा, उसके बाद अगली बात पूछो। क्या सर? बताता हूँ, हौसला करें। दोबारा पूछें क्या सर? जैन माइक्रोफोन ऑन कर ले। थैंक यू जैन। जी सर। जैन, मुझे ना नींद आने लगी थी, अब इसलिए मैंने आपका माइक्रोफोन ऑन कराया। जैन जी सर। आपको ज्यादा खाला के बच्चे पसंद है क्या मामू के, चचा के? सर जी दोनों ही नहीं पसंद। गुड।
सर जी चाचू वाली साइड के पसंद है। हैं क्या करते हैं चाची के बच्चे? सर जी कुछ भी नहीं करते, क्या करना है मुझे। एज क्या है उनकी? अच्छा सर जी, एक मेरी एज का है 21 का है, सॉरी 22 का, और एक 20 का। नहीं का को निकाल दो, की पे आओ। यही सर जी की में उनकी एक ही सिस्टर है, उसकी शादी होगी, उसके बच्चे हैं सर जी। ठीक है इसी फिर ठीक है, चलिए आगे चले जी ब्रो। अच्छा जी नेक्स्ट लिखे जी जी, सर। नेक्स्ट लिखे जी। वो टिकट मोड़ जाएगी जैन कभी मैंने गुजरांवाला आना है यार, सैटेलाइट टाउन जाना है। हम ना गया लियो ना सर जी जरूर आए आप। ये फिर आएगा सर जी most welcome। सिक्योरिटी है ना पास? सर जी डाले तो ही देंगे, और बताएं। बट ठीक है, चलिए आगे लिखे जी। उसके बाद जी जी सर। अगला कॉम्बिनेशन है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। एक साथ उसके बाद जी और कॉम्बिनेशन मैं आपको बताने लगा हूँ। देखो जी सर। बिल्ली की पोटी से एक डिजीज होती है, याद है? जी सर, टॉक्सोप्लाज्मा। टॉक्सोप्लाज्मा बिल्ली की पोटी से होती है, ऐसे बिल्ली। Yes, sir. हसन बिल्ली कैट फीसिस से कौन सा इन्फेक्शन होता है? हसन फ्रॉम यूएसए। टॉक्सोप्लाज्मोसिस। यस, इसका ट्रीटमेंट क्या है अब देखना। लुक कॉम्बिनेशन है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। जी सर। ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन, ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन ड्रग। मैं भी आपको, मैं ना ये चीजें इसलिए साथ साथ देख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, तो मैं ना इसलिए जी आपको पढ़ा रहा हूँ। हाँ, इसमें जो कॉम्बिनेशन देंगे ना वो ये देंगे, जी सर। पायरीमेथामीन प्लस सल्फाडायाजीन, ये कॉम्बिनेशन होगा। जी सर। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ चॉइस फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस? सर पाइरिमेथामिन और सल्फाडाइजिन। हाँ, ये मैं इसलिए आपको यहाँ से बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, तो मैं बस सोच के बता रहा हूँ जी ब्रो। उसके लिए तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस में क्या देते हैं? पायरीमेथामीन प्लस सल्फाडाइजिन। सल्फाडाइजिन, ये भी पेपर में आता है। तो ये कॉम्बिनेशन याद रखने हैं। जी सर। अच्छा, पायरीमेथामीन प्लस सल्फाडाइजिन, सल्फाडाइजिन। ये कॉम्बिनेशन। जी, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर व्हाट? सर टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस का एमआरआई दिखा दो आपको। जी सर। टॉक्सोप्लाज्मोसिस में ब्रेन में ना रिंग से बनते हैं, उसे कहते हैं रिंग एनहांसिंग लीजन। टॉक्सोप्लाज्मोसिस में ब्रेन में क्या बनते हैं? सर जी रिंग एनहांसिंग लीजन। ये देखो, ये देखो, ये एमआरआई ब्रेन पे वो रिंग नजर आ रहा है? जी सर। ये देखो, ये नजर आ रहे हैं कितने ये चिटे चिटे एरिया? जी सर। ये सारी टॉक्सोप्लाज्मोसिस के इन्फेक्शन ऐसे होते हैं ब्रेन में। ये देखो और भी देना चाहिए ये ड्रग, पायरीमेथामीन और सल्फाडाइजिन। नहीं, बिल्ली को वैक्सीनेशन करा लें। अच्छा, ये देखिए, वैक्सीनेटेड है। क्लियर? जी सर। तो जी सर। ये देखो, क्लियर? कभी अब आपको कभी इन्फेक्शन आ जाए बिल्ली की पोटी और ब्रेन का एमआरआई, आंसर सर जी रिंग एनहांसिंग लीजन। यस। नहीं, आपने कहना टॉक्सोप्लाज्मोसिस। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस? सर जी पायरीमेथामिन एंड सल्फाडाइजिन। अच्छा, अब आपने एक बात नोट की, पूछो क्या? जी सर। जी सर। हाँ जी, ये देखो, जब हम अब सब लोग कान की खिड़कियां खोल के सुनना, पूछो क्या? जी सर। जी सर। जब हम ये ड्रग्स दे रहे हैं तो फॉलिक एसिड बनना बंद नहीं हो जाएगा? यस सर। जी सर। बेशक ट्राइमीथोप्रिम दें, फॉलिक एसिड बनना बंद हो रहा है ना, टेट्राहाइड्रोफोलेट बनना बंद हो रहा है ना। यस यस सर। सर। बेशक पायरीमेथामीन दें, सल्फोनामाइड दें, बेशक मीथोट्रेक्सेट दें, जितनी भी दवाइयां आज मैंने आपको बताई हैं, इन सब दवाइयों का क्या एंड रिजल्ट है? क्या बनने से रोकना? सर जी फॉलिक एसिड। तुसी फॉलिक एसिड नहीं ना कहना, एंड वाला लफ्ज बोलो, सर टेट्राहाइड्रोफोलेट। 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 हाँ, अब मेरी बात सुने, बाकी सब लोग माइक्रोफोन ऑफ कर, जैन ऑन रखें। जैन, जी सर। एंड रिजल्ट क्या है इन सारी ड्रग्स का?
सर जी टेट्राहाइड्रोफोलेट की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। वो बेशक मीथो दे रहे हैं, बेशक सल्फोनामाइड दे रहे हैं, बेशक ट्राइमीथोप्रिन दे रहे हैं, एट द एंड सब में टारगेट तो टेट्राहाइड्रोफोलेट को कम करना है ना। जी सर। तो जब हम ये एंटीबायोटिक खाएंगे यार हमें नुकसान तो होगा ना। जी Yes, सर sir. होगा। ये तो वो सराइकी का कहावत है ना, लड़न इंसान ते पटे जान बोटे। जी सर। कि जब दो बंदे आपस में लड़ रहे होते हैं तो पाँव के नीचे जो छोटे छोटे दरख्त होते हैं वो तो खत्म हो जाते हैं ना, दब जाते हैं नीचे। तो जब हम ये एंटीबायोटिक देंगे हमारी बॉडी को नुकसान तो होगा ना, टेट्राहाइड्रोफोलेट इफेक्ट होगा। यस सर। जी सर। उससे बचने के लिए साथ क्या दी जाती है, हमारी बॉडी को नुकसान ना हो। सर रिकवरी क्या लिखा हुआ है? फोलिनिक एसिड सर। यस, फॉलिक एसिड नहीं कहना। जी सर। क्या कहना है? सर जी फोलिनिक एसिड। दिस इज नॉट फॉलिक, दिस इज फॉलिनिक। जी सर फोलिनिक। बिकॉज टाइफाइड वाला कह रहा आप मीठो दो, साथ क्या दो? सर जी फोलिनिक एसिड। आप सेप्ट्रान लंबे अरसे के लिए दो, साथ क्या दो? सर जी फोलिनिक एसिड। आप सल्फा डायाजीन प्लस पायरीमेथामीन दो, टॉक्सोप्लाज्मिक के साथ क्या दो? सर जी फोलिनिक एसिड। ताकि हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स को टेट्राहाइड्रोफोलेट की कमी ना हो। जी सर। क्यों? क्योंकि फोलिनिक एसिड जो होता है ना, जिसको ल्यूकोवरिन कहते हैं, जी सर। ये हमारे डीएनए में इस्तेमाल होगा। क्योंकि जब हम फॉलिक एसिड देंगे ना, लिसन, जब हम क्या देंगे? सर जी फोलिक एसिड। अब मैं आपको बताता हूँ। अब आपने खबरों में तुम इतने आ जा बड़ी शादी मैं बाबू को 1 मिनट समझाता हूँ। लुक एट मी, जी लुक चौर बाल देते हो। लुक ब्रोस, जी सर। जब हम फॉलिक एसिड देंगे ना, ये फॉलिक एसिड, जी सर। तो फॉलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होने के लिए डिफरेंट स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। जी सर। मतलब अगर आप चाहते हो फॉलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो, सर जी टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो देखो रास्ते में 2 स्टेप आए हैं। पहले फॉलिक एसिड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सर जी डाईहाइड्रोफोलेट में। और उसके लिए एंजाइम चाहिए। जी सर। फिर डाईहाइड्रोफोलेट को किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा? सर जी टेट्राहाइड्रोफोलेट में। फिर एंजाइम चाहिए। तो मतलब फॉलिक एसिड जब हम देते हैं तो फॉलिक एसिड ने अगर टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होना है तो 2 पाथवे से गुजर के आना पड़ेगा। जी सर। फॉलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलेट एसिड में फॉलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होने के लिए डिफरेंट पाथवे से गुजरना पड़ता है। यस सर। लेकिन हमने तो ये पाथवे रोका हुआ है ड्रग्स देके। यस सर। हमने मीथोट्रेक्सेट देके ये पाथवे रोका नहीं हुआ। जी सर। हमने सल्फोनामाइड देके ये पाथवे रोका नहीं हुआ। यस सर। हमने ट्राइमीथोप्रिन देके ये पाथवे रोका नहीं हुआ। जी सर। हमने तो ड्रग्स देके ये पाथवे रोका हुआ है। तो फॉलिक एसिड तो कन्वर्ट ही नहीं हो सकता टेट्राहाइड्रोफोलेट में। यस सर। इसीलिए फॉलिक एसिड देने का कोई फायदा इन लोगों में नहीं होगा सर जी। क्योंकि फॉलिक एसिड देंगे भी तो उसने अगर टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होना है तो ये पाथवे एक्टिव होना चाहिए। हमने तो ड्रग्स देके ये पाथवे रोका हुआ है ऑलरेडी। इसलिए फॉलिक एसिड देने का कोई फायदा नहीं होगा सर जी। इसीलिए हम फॉलिनिक एसिड देंगे। क्या देंगे? सर जी फोलिनिक एसिड। फॉलिनिक एसिड डायरेक्ट फॉलिनिक एसिड डायरेक्ट टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होता है डायरेक्ट। वो ये सारे पाथवे को बाईपास कर देता है। इसीलिए फोलिनिक एसिड हम देते हैं क्योंकि फोलिनिक एसिड को इन एंजाइम्स की जरूरत नहीं होती। फोलिनिक एसिड दोगे डायरेक्ट टेट्राहाइड्रोफोलेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो सारे पाथवे को बाईपास कर जाता है। इसीलिए जब भी आपने ड्रग्स देनी है आपने फॉलिक एसिड नहीं देना, उसको कोई फायदा नहीं है। गो फॉर फोलिनिक एसिड बिकॉज फोलिनिक एसिड इस सारे पाथवे को बाईपास करके डायरेक्ट टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाता है। जी सर। समझ आई कि मैं सब यहाँ? जी सर समझ आ गया। सब लोगों को समझ आई? जी सर। जी सर। सर तो अगर किसी को मीथोट्रेक्सेट दे रहे हैं उसके साइड इफेक्ट को खत्म करना है
कम करना है, क्या देंगे साथ? फोलिक एसिड। सर जी फोलिक एसिड। व्हाई नॉट फॉलिक एसिड? सर जी फॉलिक एसिड को कन्वर्ट होने में 2 स्टेप्स लगेंगे टेट्राहाइड्रोफोलेट में, और सर वही दो स्टेप्स तो हमने रोके हुए हैं। जी सर इसलिए हम फोलिक एसिड देंगे क्योंकि ये डायरेक्टली टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होगा। यस, ये सारे पाथवे को बाईपास कर जाता है। तो जल्दी से मुझे बता दो, जी सर। ये अभी तक जो पढ़ा है ना डॉक्टर अलीजा, वो रिवाइज करें, मतलब जहां से आपने रिवीजन। सर ये जो सल्फोनामाइड्स हम अगर बैक्टीरियाज में देंगे तो वो हमने बैक्टीरिया की जो है वो फॉलिक एसिड की जो सिंथेसिस है उसको हमने इनहिबिट करना होता है, लेकिन जो आप यूजेस पढ़ा रहे हैं आगे फर्दर, ठीक है, इसमें आप बता रहे हैं कि इसमें फॉलिक एसिड की जो सिंथेसिस है वो तो रुक जाएगी, लेकिन क्योंकि ये इसमें आ गया है तो अगर हम इसको लाइक फॉर एग्जांपल उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट एज ए यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हम इसीलिए उसमें फॉलिक एसिड यूज़ करेंगे ताकि फॉलिक एसिड के जो वो है वो इनहिबिट ना हो जाए, नॉर्मल सेल इफेक्ट ना हो। ओके नॉर्मल सेल इफेक्ट ना हो, ठीक है जी। तो उसके बाद ही अगली जो इम्पोर्टेंट चीज है और कॉम्बिनेशन हम आगे बढ़ते हैं। आपने कभी देखा बंदा जल जाता है, बर्न हो जाता है ना, जी सर। क्या गया? और हम ऊपर उसके ऊपर लाके ऑइंटमेंट लगाते हैं ना बर्न स्किन के ऊपर। यस सर। यस, ये देखो बर्न स्किन जो होती है, जब हमारी स्किन जल जाती है उसके ऊपर हम एक ऑइंटमेंट लगाते हैं। आपने पाकिस्तान में सुना भी होगा क्विंच क्रीम आती है। यस जी सर। सर। उसके अंदर क्या आता है? लुक, उसके अंदर क्या आता है? क्या लिखा हुआ है? सल्फर डाइजीन, सल्फर डाइजीन। सिल्वर सल्फर डाइजीन। यस, तो लिख लो। तो सल्फर डाइजीन बर्न पेशेंट में स्किन पे यूज करते हैं ऑइंटमेंट क्रीम की फॉर्म में। अंदर लिखवाई है ना मैंने सल्फर डाइजीन की ड्रग। जी सर। यस सर। हाँ, तो लिख लो। बर्न पेशेंट पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये कल होना नहीं था। अच्छा, उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट बात पूछो। जी सर। जी सर। लिखो जी। वो क्या था सॉन्ग या शेर था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है, पता नहीं क्या था ना। अच्छा, जी सर। आपको अगर मैं एक बात पूछूं, भूल गए हो? अभी भूल गया? क्वेंच इशारे बनी है थे। क्या सर जी? नोकार्डिया इन्फेक्शन भूल गए? ले लियो यो। नहीं सर, याद है सर। चलें सुहेब से सुन लेते हैं। सुहेब, नोकार्डिया के बारे में सुना दे जल्दी से। सर उसमें रिंग इन हासिल रिंग मिली थी उसमें, और Yes. वो सर सोलिडेटरी रिंग थी, एक ही होती थी सर वो। यस, और ये टीबी से मिलता जुलता होता है। वीक एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता था सर ये। लव यू ब्रो। क्या? लव यू। वीक एसिड। अपना मुझे वो भेजो, नंबर भेजो, 500 रुपये भेजता हूँ। नोकार्डिया से बताया था ना, टीबी से मिमिक करता है नोकार्डिया। इस वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। अपना सुहेब हराई है ना? जी सर, आप कहते हैं तो। और फैसला वास्ते यस। यस सर। तो नोकार्डिया की भी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? जी सर। सर जी सल्फर। सेट्रान, टीएमपी, एसएमएक्स, टीएमपी, एसएमएक्स, ट्राइमिथोप्रिन, सल्फामेथोक्साजोल। ये ट्राइमिथोप्रिन, सल्फामेथोक्साजोल क्लियर है? जी सर। जी सर। वेरी गुड ब्रोस, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। तो उसके बाद जी अगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ मैं दसा कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दसा, बाकी और भी जगहों पे यूज होती है लेकिन हमने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं, दफा करो। अच्छा, आप इनके साइड इफेक्ट्स पूछो। क्या जी साइड इफेक्ट्स? जी सर। साइड इफेक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो लिखो, हर ड्रग का आपने एक साइड इफेक्ट तो जरूर लिख देना है। हाइपर सेंसिटिव। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है ना। वो टाइप 4 तरह के हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होते हैं ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। जी सर। यस सर। कोई भी हो सकता है, किसी भी ड्रग से कोई भी रिएक्शन हो सकता है। क्लियर? अच्छा, जी सर। दूसरा पॉइंट, अब मेरी बात सुना गौर से, कान खोल के सब लोग।
हैं हमारे? आरबीसी रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हर वक्त क्या होती है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन। आपको पता है हार्ट अटैक के बाद ऑक्सीजन लगाने से डेथ रेट बढ़ता है। क्या कहा मैंने? सर जी हार्ट अटैक में ऑक्सीजन लगाने से डेथ रेट बढ़ता है। जितनी पेशेंट को ऑक्सीजन ज्यादा लगाओगे उतना डेथ रेट बढ़ता है, रिमेम्बर। इसलिए हमारे पाकिस्तान में एचओ पता क्या करता है? बेड पे जाता है, कुछ पता ना पता टूटी खोल देता है ऑक्सीजन दी। अरे जी जी। तो ऑक्सीजन की टूटी नहीं खोलनी। ओपन कर देता सर जी। नहीं खोलनी, अन्यवाद नहीं तो फिर खोलनी। क्या करना चाहिए? दम कर दे। दम का कौन सा नुकसान है? ऐसे नहीं। चलें जी। तो नहीं, मैं तो दम पे बिलीव रखता हूँ। तो अच्छा, उसके बाद मैं आपको ना फनी स्टोरी सुनाता हूँ। कल हम बाल कटवाने गए, मैं और मेरा दोस्त ना इधर। आपको पता है ये लोग वो बोलते हैं ना, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? हसन, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं अमेरिकन? वो स्पेनिश। स्पेनिश स्पेनिश। स्पेनिश। किसी को इंग्लिश ना आए तो हमने ना तस्वीरें दिखाई कि यार ये ऐसे बाल काट दो ना। काटे तो उन्होंने बस ऐसे ही काटे हैं कि मुझे तो लगता है ये नाई है ही नहीं। ये नाइयां दे नाम पे बदनाम ही कर रहे नाइयां। अच्छा, मेरे काट दिए, मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई हो गया। मेरे साथ वाला जो था ना, उसका जो नाई था ना, वो बिल्कुल ही क्या गुजरा था। मुझे कहता फहीम, मैं कहा हाँ जी, यार देखना इसने बाल सही काट रहा है। मैंने कहा सही काट रहा है। कहता यार ये तो मुकाई पे है अपनी तरफ से। मतलब बाल उसके कोई नहीं काटे, टक लगे हुए बालों पे। ठीक है, हमने आके कैंची से खुद सेट किए हैं। कैन यू बिलीव? $60 दे के आए हैं और बाल घर आके खुद अपनी मशीनों से कैंचियों से सीधे किए हैं। आगे लिखे। तो चाइना में भी यही हाल है ना? सेम सर जी, हर सर जगह जी सही है चाइना में। जितनी मर्जी तस्वीरें दिखा दो ना, काटते अपनी मर्जी की है वो। यार ये ना बंदे को लेला बना के निकालते हैं। लेला, वो पेड़ होती है ना, पेड़, सही बात। उसको मनते हैं ना, जब भेड़ की खाल उतारते हैं, वो ऊपर से रुई जो उतारते हैं, ये ऐसा बंदे को निकालते हैं अंदर से। $60 $7 आगे देखो, $60 दो जाने हसी एक दूजे वेख के हसी है। ओ मैं वेख के हंसे तो मैं वेख के हंसा कि सर ना होया की है। आपको पता है यहाँ पे अमेरिका में हसन टिप देने को अच्छा समझा जाता है ना जी। ना टिप देते ये बुरा फील करते हैं ना। हाँ, अगर सर्विस बुरी है तो आपको टिप देने की जरूरत नहीं, अगर आप सेटिस्फाई नहीं। लेकिन अगर अच्छी से तो बस मेरे हाथ के ना वो देख रहा था कि टिप निकालेगा। मैंने तो पंजाबी में कहा मैं नाच जाता हूँ जिदा तो सानू ले लाया कर छड़िया ना। आगे देखो, हमारे रेड ब्लड सेल के पास क्या होती है जी हर वक्त? ऑक्सीजन होती है। ये ऑक्सीजन होती है। पंजाबी की कहावत सुनिए, जिस घर में भांडे हो शोर तो होता है। शोर तो होगा। यस सर। रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होती है हर वक्त? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह से रेड ब्लड सेल्स को हर वक्त किस चीज का सामना करना पड़ता है? सर जी फ्री रेडिकल का। रेडिकल। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? सर जी टॉक्सिक होते हैं। ये फ्री रेडिकल किस चीज से बनते हैं? सर जी ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल का तो काम ही हर वक्त क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना। एक बंदा माइक्रोफोन ऑन कर ले। सुहेब आप ऑन कर लो माइक्रोफोन। तो जी सर। रेड ब्लड सेल के पास क्या होती है? ऑक्सीजन सर। ऑक्सीजन की वजह से क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल सर। फ्री रेडिकल्स रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन की क्या करते हैं? सर पर ऑक्सीडेशन। ये सारे एमसीक्यूज हैं, एक एक लाइन। फ्री रेडिकल्स रेड ब्लड सेल्स की क्या करते हैं? एमसीक्यूज है। फ्री ऑक्सीडेशन सर। पर ऑक्सीडेशन। जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? रप्चर सर। जिसको हम क्या कहते हैं?
hemolysis, लेकिन अल्लाह पाक ने हमारे रेड ब्लड सेल्स को इस सारे प्रोसेस से बचाने के लिए क्या रखा हुआ है, एक एंजाइम, G6PD, ये एंजाइम जो होता है मेरे और आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर है, ये एंजाइम हमें किस चीज से, हमारे रेड ब्लड सेल को किस चीज से बचाता है? hemolysis, ये एंजाइम हमारे रेड ब्लड सेल को किस चीज से बचाता है? peroxidation से सर, फ्री रेडिकल की, फ्री रेडिकल इंजरी से। जी सर। अगेन एक दफा रेड ब्लड सेल के पास क्या होती है? ऑक्सीजन सर, ऑक्सीजन से क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल सर, फ्री रेडिकल हमारे रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन की क्या करते हैं? peroxidation, उसकी वजह से क्या होती है? hemolysis, लेकिन इस प्रोसेस से बचने के लिए अल्लाह ने हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर क्या रखा हुआ है? G6PD, जिन लोगों के पास G6PD एंजाइम की क्या होती है? deficiency सर, उन लोगों को सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे सर। पेपर का सवाल है। सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स उन लोगों को नहीं देंगे जिनके रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है? G6PD, एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। तो सल्फोनामाइड ड्रग्स आप लोगों ने उन लोगों को नहीं देनी जिनके रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होगी? G6PD की deficiency, G6PD की डेफिशिएंसी। क्योंकि अगर आप इन लोगों को सल्फोनामाइड दे दोगे तो इनकी बहुत ज्यादा क्या स्टार्ट हो जाएगी? hemolysis, हेमोलिसिस। तो G6PD डेफिशिएंसी वाले लोगों को सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स दोगे? नो सर, नहीं देंगे, क्योंकि देंगे तो क्या होगी? हेमोलिसिस। हेमोलिसिस होगी तो ब्लड में क्या हाई हो जाएगी? bilirubin सर, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन किस में आएगी? अब मैं सर मैं डॉक्टर मुकद्दस आप माइक्रोफोन ऑन कर लें। जी और जी सर। जी डॉक्टर मुकद्दस, हेमोलिसिस होगी तो क्या हाई होगा ब्लड में? सर ब्लड में बिलिरुबिन हाई हो जाएगी। बिलिरुबिन हाई होने से बिलिरुबिन किस में आएगी? यूरिन में सर। यूरिन का कलर क्या आ जाएगा? डार्क हो जाएगी। डार्क हो जाएगा। तो डॉक्टर मुकद्दस अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पेशेंट है उसने सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक खाए हैं और उसको यूरिन डार्क आने लग गया अगले दिन, क्या सोचोगे? सर उसमें डेफिशिएंसी थी G6PD की, तो उसने सल्फोनामाइड खाया। एक्सीलेंट। अब ये ऐसे पेपरों में सवाल आने डॉक्टर मुकद्दस फॉर एग्जांपल मेरी एचपी कितनी है अभी? सर आपकी 15 है। 15 है। मैंने क्या खाई एंटीबायोटिक्स? सल्फोनामाइड। 2 दिन गुजरे, मेरी एचपी कितनी हो गई? सर ड्रॉप V9 पे हो गई। और मुझे यूरिन क्या आ रहा है? डार्क आ रहा है। क्या हुआ है? सल्फोनामाइड खाने से 15 से एचबी 9 पे क्यों आ गई है? व्हाट इज द रीजन? सर आप डेफिशिएंट थे, आप में G6PD की आरबीसीज में डेफिशिएंसी थी, आपने सल्फोनामाइड लिया, उसकी वजह से आपकी हेमोलिसिस हुई है, जिसकी वजह से आपकी बिलिरुबिन ब्लड में हाई हुई है और यूरिन डार्क हो गया और एचपी भी ड्रॉप हो गया। याद रहेगा, बोलेगा तो नहीं कभी? अच्छा जी। नो सर। बाकी लोगों को G6PD एंजाइम डेफिशिएंसी? जी सर। देखो आपको साथ साथ दूसरे टॉपिक भी कवर होते जा रहे हैं ना। अच्छा उसके बाद जी आगे आ जाते हैं। सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स ये करती हैं, ये भी होती हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है। कौन क्या करती है नेफ्रोटॉक्सिसिटी में? क्या करती हैं? अच्छा ये साइड पे लिखो, इसका एक पॉइंट लिखवा देता हूँ, साइड पे लिखो, इंटरस्टिशियस साइड पे लिखो। लिख लिया? जी सर। ये वैसे अलग है इसका, इस पेशेंट के फीचर पता क्या होते हैं इंटरस्टिशियस के? ये फीमेल्स को होता है। किसको होता है? फीमेल्स को। साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं साथ। क्या होते हैं इन लोगों को, इन फीमेल्स को? साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं। और ये फीमेल्स पता क्या आपको कहीं डॉक्टर साहब, जब यूरिन से ब्लैडर मेरा बढ़ता है ना, जब मेरा ब्लैडर यूरिन से बढ़ता है तो दर्द होने लग जाती है, ब्लैडर में क्या लग जाती है? पेन होने लग जाती है। और जब यूरिन करके आती हूँ वॉशरूम में, जब पेशेंट यूरिन कर लेगी फिर दर्द क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक हो जाती है। आंसर क्या लगाओगे पेपर में?
इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस है पेशेंट को। तो इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस फीमेल्स में होता है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के साथ एसोसिएटेड होता है, ब्लैडर फिल होने पे पेन होती है और जब पेशेंट यूरिन कर लेता है तो वो पेन ठीक हो जाती है। दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस है सर। वैसे लिखा आ गया था सामने, मैंने बता दूं। चलिए आगे चलें, हम क्या पढ़ रहे हैं? जी सर। सोनामाइड क्या करती हैं? इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करती हैं। इसके फीचर्स लिख लें 2-3। एक मिनट, मेरा पर्दा उड़ने लगा, एक मिनट मैं दरवाजा खोला। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। अच्छा, ये जो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है इसके फीचर्स लिख लें। नंबर 1, पेशेंट को ना ब्लड में इयोसिनोफिल्स हाई होते हैं। क्या हाई होते हैं? इयोसिनोफिल्स हाई होते हैं। ये मेरे बाल देख रहे हो, यहाँ से कटे नहीं हुए। तक लगाओ सर ज्यादा कटे हैं। लगाओ। पता नहीं इसने क्या कर दिया, बांदर ये। चले आगे चलते। तो अभी हम कहाँ पर है यार? बालों पे सल्फोनामाइड जो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करता है, ब्लड में इयोसिनोफिल्स हाई होते हैं। हाँ, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में इयोसिनोफिल्स हाई होते हैं और यूरिन में भी इयोसिनोफिल्स आते हैं। यूरिन में भी क्या आते हैं? इयोसिनोफिल्स आते हैं। और पेशेंट को साथ जॉइंट पेन होती है। इन लोगों को साथ क्या आती है? इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस वाले पेशेंट्स को जॉइंट पेन होती है। और साथ यूरिन कौन सा आता है? डाइल्यूट। मतलब बिल्कुल पीले रंग का यूरिन नहीं आता, बिल्कुल साफ यूरिन आता है, डाइल्यूट यूरिन। अच्छा, बात इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अगर कोई पूछ ले ना इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का ट्रीटमेंट क्या है, स्टॉप दी सल्फोनामाइड। या जो ड्रग ले रहा है उसको स्टॉप कर दे। अगर नहीं ठीक होता फिर क्या दे दे इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में? स्टेरॉइड दे देंगे। यस, चलिए आगे चलें। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस? जॉइंट पेन, आर्थ्राल्जिया, जिसे हम आर्थ्राल्जिया कहते हैं, आर्थ्राल्जिया, इयोसिनोफिलिया, मतलब ब्लड में इयोसिनोफिल हाई होने को इयोसिनोफिलिया कहेंगे, यूरिन में इयोसिनोफिल आने को इयोसिनोफिल यूरिया कहेंगे। इयोसिनोफिलिया एंड इयोसिनोफिल यूरिया, क्लियर? अच्छा, जी सर। उसके बाद सल्फोनामाइड्स का अगला साइड इफेक्ट क्या है? सल्फोनामाइड खा के धूप पे नहीं जाना, स्किन बर्न हो जाती है। क्या चीज है? फोटो सेंसिटिविटी। इसलिए आगे जाना है तो सनस्क्रीन लगा के जाएं, क्लियर? जी सर। सबसे अच्छे सनस्क्रीन कौन से ब्रांड के हैं? दिखाओ इसके लारा पुरुष सर ला रोश पॉसो की। यस, महंगे बड़े। की ये लाओ। दिस इज द बेस्ट ब्रांड, आई लव इट। नहीं सनस्क्रीन में दे सोनामाइड इतना ये तकरीबन मेरा ख्याल है आता है कि मैं उस दिन गया था CVS फार्मेसी में, ये $25 से लेकर $50 तक जाता है। पे जाओगे तो फोटो सेंसिटिव है। चलिए आगे चलें जी। ये मैं जापानीज ब्रांड है ना ये, आई डोंट नो एग्जैक्टली। अच्छा चलें आगे लिखें। अल्लाह ताला भला करे। आगे लिखो जी। यार एक गल याद रखो, कोई भी ड्रग से क्या हो सकता है? स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। स्टीवन जॉनसन की प्रॉब्लम हो सकता है सर। ये हम डर्माटोलॉजी में पढ़ेंगे। इसमें ना आपकी सारी स्किन ऊपर से उतर जाती है, ठीक है, स्किन जैसे सीवियर रिएक्शन ऑफ ड्रग, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। ये देख रहे हो, मैं आपको मैं दिखाता हूँ। ये देख रहे पेशेंट की ऐसे हर जगह इन्फ्लेमेशन हो जाती है, लोग ये देख रहे होंठों पे इस तरह जख्म बन जाते हैं, इसके ऊपर से स्किन उतर जाती है सारी। ये देख रहे हो, आंखें, स्किन, ओरल कैविटी, ये ब्रो। अगर कोई पेशेंट ने ड्रग खाई है रिसेंटली और उसके जिस्म पे इस तरह के आपको लीजन्स मिल गए हैं तो ये क्या सोचोगे? ये क्या है? स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। ये याद रहेगा, भूलेगा तो नहीं कभी? जी सर। हाँ सर। जी सर। सर जी, ये मोस्टली एंटीबायोटिक्स लेने से होती है या कोई भी ड्रग? कोई भी ड्रग खाने से हो सकता है। ओके सर। ये देख रहे हो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। लेकिन कॉमनली 3-4 ड्रग्स आपको बतानी चाहिए, कॉमनली 3-4 ड्रग्स बतानी चाहिए जो ज्यादा करती हैं। एक तो सल्फोनामाइड्स, लिख लिया? जी सर। एक पेन के ये एनसेड, ब्रूफन, डाइक्लोन, नेप्रोक्सन, एनसेड्स, लिख लिया? जी सर। तीसरा
जो पेपरों में पूछता है सबसे ज्यादा ड्रग्स स्टीवन जॉनसन नाम की हेलोपिनोल, यूरिक एसिड को लो करने वाली दवाई, कौन सी ड्रग? एलोपेनोल, यूरिक एसिड को लो करने वाली ड्रग। तीसरी साइकेट्री की ड्रग, मूड स्टेबलाइजर ड्रग, लेमोट्रिजिन, लेमोट्रिजिन। चौथी झटकों की दवाई, ये जो फिट्स होते हैं, बारबिटोल, पैनिटोइन वगैरह, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पेपर में एक सवाल आता है इन सब ड्रग में से लेमोट्रिजिन का। किसका? लेमोट्रिजिन का। ये मूड स्टेबलाइजर ड्रग है, तो जल्दी से मुझे बता दे, तो क्या सल्फोनामाइड ड्रग्स स्टीवन जॉनसन स्ट्रॉम करती हैं? यस और नो? करती है सर। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस? स्टीवन जॉनसन IVIG, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं। IVIG, ये पेपर में याद रखना, सवाल आता है। आगे चलिए। उसके बाद सल्फोनामाइड का और साइड इफेक्ट क्या है, पूछो क्या? जी सर। जी सर। ये किसके साथ जाकर बाइंड हो जाती हैं? एल्बुमिन के साथ। एल्बुमिन के साथ। किसको हाई कर देती हैं ब्लड में? ब्लड में क्या हाई कर देते हैं? बिलिरुबिन। इसलिए बच्चों में ड्रग्स नहीं देते हैं। प्रेगनेंसी में ड्रग्स नहीं देते। सेकंड ट्राइमेस्टर में तो देख सकते हैं ना। हाँ, उसमें दे सकते हैं, लेकिन यूजुअली वाइडी करनी चाहिए। तो बच्चों में बिलिरुबिन हाई करती हैं। क्लियर? तो हूं कर दो। बच्चों में हाई करती है। जी सर। बिलिरुबिन हाई करती हैं। क्लियर जी? जी सर। हाँ जी ब्रो। सर वो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी हो रहा था ना। तो यस, प्रेगनेंसी में इसलिए भी नहीं देते कि ये जो सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स हैं ये किस चीज की डेफिशिएंसी करती हैं? फॉलिक एसिड की सर। जी फॉलिक एसिड। या तो स्लो बोलते तो सीधा तेज रिस्पांस नहीं कर रहे हैं। जी सर। जी सर। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी करते हैं। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी में प्रेगनेंसी में बच्चों को क्या हो सकते हैं? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। एक बंदा माइक्रोफोन ऑन करे। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या होंगे? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा सर। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ पिक्चर इसकी। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, फॉलिक एसिड, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये देखते हो बच्चा पैदा होता है तो उसकी ये कमर पे इस तरह का डिफेक्ट होता है। जी सर। स्पाइना बाइफिड। तो सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स जो होती हैं प्रेगनेंसी में नहीं देते फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी होने से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकते हैं। हूं करो। जी सर। यस। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सल्फोनामाइड क्यों नहीं देते? बिकॉज ऑफ किस चीज का रिस्क होता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का रिस्क होता है सर बच्चों में। हर ट्राइमेस्टर में क्यों नहीं देते? बिकॉज बिलिरुबिन हाई हो सकती है। दो फर्क। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लॉजिक है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का रिस्क होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में रिस्क होता है बिलिरुबिन हाई होने का बच्चे में। क्लियर? जी सर। क्लियर। उसके बाद आगे लिखो ट्राइमिथोप्रिन का साइड इफेक्ट। किसका साइड इफेक्ट? ट्राइमिथोप्रिन पे। पहले सल्फोनामाइड के पढ़े ना, पूछो क्या? जी सर। जी सर। पता क्या, ये अभी मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा। एल्डोस्टेरोन हार्मोन को फंक्शन को रोकती है। किस हार्मोन को फंक्शन को रोकती है? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन। जब एल्डोस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन नहीं होगा ना तो हमारे ब्लड में पोटेशियम हाई हो जाता है, क्योंकि ट्राइमिथोप्रिन, देखो एल्डोस्टेरोन हार्मोन का क्या काम है? पोटेशियम को यूरिन में निकालना, लॉस करना, निकालना। जब एल्डोस्टेरोन का फंक्शन नहीं होगा तो पोटेशियम लॉस नहीं होगा यूरिन में, राइट? इसीलिए बाइजन ट्राइमिथोप्रिन ड्रग देने से पोटेशियम हाई हो जाता है।
जी सर। क्योंकि ये एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। जी सर। क्लियर? अच्छा, क्लियर। आगे ट्राइमिथोप्रिन हमारे न्यूट्रोफिल्स को भी कम करते हैं। वाइट, बस सिंपल वाइट ब्लड सेल्स को कम करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को कम करते हैं। जी सर। वाइट ब्लड सेल्स कम होने को कहते हैं ल्यूकोपीनिया। क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया। फॉलिक एसिड बनने को रोका है ना ट्राइमिथोप्रिन ने? जी सर, रोका है। फॉलिक एसिड जब नहीं बनेगा डीएनए बनेगा? नहीं बनेगा सर। जब डीएनए नहीं होगा, डीएनए के बगैर हमारे रेड ब्लड सेल्स क्या होंगे? मैच्योर नहीं होंगे। जो रेड ब्लड सेल मैच्योर नहीं ना होते, वो साइज में क्या होते हैं? छोटे होते हैं सर। नो, है? ये याद रखना है। बड़े होते। याद रखना है, जो सेल्स हमारे ब्लड में मैच्योर होंगे वो छोटे होंगे, जो इमैच्योर होंगे वो बड़े होंगे। वो बड़े होंगे। मक्खी ने जलील किया मुझे। तो जब आपके पास फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी होगी तो डीएनए मैच्योर नहीं होगा सर। डीएनए मैच्योर नहीं होगा तो सेल मैच्योर नहीं होंगे। जितना सेल इमैच्योर होगा वो साइज में बड़ा होगा। बड़ा होगा। जितना सेल इमैच्योर होगा वो साइज में छोटा होगा। है? सर आप गलत बोल गए। सर आप उस्ताद नु गलत क्यों? अपनी गलती ना मनियो। मेरी गल तो सुन लो पहले। सर इमैच्योर होगा तो सर जितना सेल इमैच्योर होगा वो साइज में बड़ा होगा। सर बड़ा होगा। जितना सेल इमैच्योर होगा वो साइज में बड़ा होगा। जितना सेल मैच्योर होगा वो साइज में छोटा होगा। छोटा होगा। मैच्योर सेल साइज में छोटा होता है। इमैच्योर सेल साइज में बड़ा होता है। तो जब आरबीसीज के पास डीएनए नहीं होगा तो सेल सही तरह मैच्योर नहीं होंगे। जब सेल सही मैच्योर नहीं होंगे तो सेल्स का साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्या कहते हैं? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का क्या मतलब है? मेगा मतलब बड़े सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स मैच्योर नहीं है। जो बड़े सेल्स होते हैं ना उन्हें ब्लास्ट कहते हैं। साइज में बड़े सेल्स को क्या कहते हैं? ब्लास्ट। एनीमिया है। एनीमिया से मुराद है पेशेंट की एचबी क्या है? कम है। क्यों कम है? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स ब्लास्ट हैं, बड़े हैं, इमैच्योर है। जहां पे वर्ड ब्लास्ट आ गया सेल्स बड़े साइज के, इसका मतलब है। और पीछे लफ्ज का भी मतलब ये है, मेगा मतलब बड़े सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स बड़े होते हैं, दिस इज कॉल्ड मेगालोब्लास्ट। और साथ में एचबी पेशेंट की कम हो जाती है, जिससे कारण एनीमिया। तो क्यों? अब ये रेड ब्लड सेल्स क्यों बड़े हैं? क्योंकि डीएनए मैच्योर नहीं है। जी सर। डीएनए क्यों मैच्योर नहीं है? क्योंकि फॉलिक एसिड नहीं है। जी सर। तो क्या रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो इमैच्योर होते हैं? जी सर, होते हैं। यस। तो इमैच्योर रेड ब्लड सेल्स ड्यू टू फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी कॉल्ड व्हिच एनीमिया? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अच्छा, अब आपको एक और बात बताता हूँ, पूछो क्या सर? सेल मैच्योर होते हैं, जो मैच्योर सेल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नहीं, जो इमैच्योर सेल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ब्लास्टिक सेल। जी सर, ब्लास्ट। अब मेरी बात सुनो गौर से। कैंसर सुने? व्हाइट ब्लड सेल कैंसर, ल्यूकीमिया। जी सर। ल्यूकीमिया जो होता है ना, ये एक व्हाइट ब्लड सेल का कैंसर है। ठीक है? ल्यूकीमिया क्या है? व्हाइट ब्लड सेल का कैंसर। आपको पता है ल्यूकीमिया का पेशेंट पता कब मरता है? जी सर। कब मरता है?
जब वो ब्लास्ट क्राइसिस में जाता है, जब उसके व्हाइट ब्लड सेल्स ब्लास्ट फेज में चले जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर नहीं बचता बंदा। मैं आपको कॉमन एग्जांपल बताता हूँ, ये मैं आपको ब्लास्ट वर्ड की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि जहां पे वर्ड ब्लास्ट आ जाए काम खराब है। देखो ये कैंसर है, CML, बस आपको सुनाने के बता रहा हूँ क्या है, कैंसर है, CML, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, ऐसे है। क्या कहीं पे वर्ड ब्लास्ट लिखा हुआ अंदर इसके? नो सर। नो सर। इसका मतलब इस कैंसर के सेल साइज में बड़े नहीं है। नहीं है। ये इसमें क्या लिखा हुआ है? एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। अच्छा, अब आप इसमें देखिएगा, नहीं पूरा है फ्रेंड हो गया। अब मैंने क्या लिखा, CML के पेशेंट में तो ब्लास्ट सेल्स होते ही हैं, लेकिन क्या हो गया, ब्लास्ट हो गए हैं, ब्लास्ट क्राइसिस से। इसका मतलब CML के पेशेंट के व्हाइट ब्लड सेल्स साइज में इनलार्ज साइज में बड़े हो गए। पहले CML कुछ करता ना करता, लेकिन जब CML में ब्लास्ट सेल्स बनने लगे, बड़े रेड ब्लड सेल्स हो गए, व्हाइट ब्लड सेल्स बड़े हो गए, रिप्रेजेंट द अग्रेसिव फेज ऑफ CML। जी सर। तो जहां पे ब्लास्ट वर्ड आ गया वहां पे सेल साइज में क्या बड़े हैं। और अगर कैंसर के मरीज में ब्लास्ट सेल्स आने लग गए, ल्यूकीमिया के पेशेंट में, पेशेंट तो हट जाएगा ना, अब कह लो कि बस दुनिया से ऑलमोस्ट जाने वाला है। क्लियर? जी सर। जल्दी से जितना आज पढ़ा है डॉक्टर मुकद्दस रिवाइज करें, और रिवाइज कर लेंगे कि मैं फिजा को कहूँ डॉक्टर मुकद्दस? नॉट टुडे सर। चलें डॉक्टर फिजा आप रिवाइज करें। जी सर करती हूँ। जितना आज पढ़ा, अभी छुट्टी नहीं है, अभी हमने आगे पढ़ना है। सर स्टार्ट से करूँ सल्फोनामाइड से? जहाँ डेप्सन कौन सी एंटीबायोटिक है जी? हसन माइक्रोफोन ऑन करें जी। हसन, अब आपने साथ साथ रिवाइज करना है, ठीक है, साथ साथ ही। तो जी हसन, कौन सी एंटीबायोटिक हम पढ़ रहे हैं जी? डेप्सन। अच्छा, अब ये जो डेप्सन एंटीबायोटिक है, मैकेनिज्म इसका भी वही है जो सल्फोनामाइड्स का है। अब आपको पता चल गया। तो हसन, सल्फोनामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था? डाइहाइड्रोटोएट सिंथेस इनहिबिटर। यस, तो मतलब आसान अल्फाज में ये देखें जी, क्या सल्फोनामाइड्स ने भी डाइहाइड्रोटोएट सिंथेस एंजाइम को इनहिबिट किया था? यस और नो? वो ऊपर यस। तो डेप्सन का भी तो वही है ना? तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है डेप्सन एंड सल्फोनामाइड। यस, सल्फोनामाइड। अच्छा हसन, तो हसन इसका मतलब डेप्सन भी क्या चाहती है, क्या ना बने एंड पे? टेट्राहाइड्रोफोलेट फोलिक एसिड। यस, जो चीज देखो, जितनी भी ड्रग्स आज हम पढ़ लें, सबका टारगेट क्या है? एंड पे क्या ना बने? डीएनए। और डीएनए कब अफेक्ट होगा? जब टेट्राहाइड्रोफोलेट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, राइट जी? अच्छा, तो हसन मैकेनिज्म आपको क्लियर? यस। हसन, आपने एक बीमारी सुनी थी पाकिस्तान में आई थी, जो लोगों को टच करने से हो जाती थी अछूत की बीमारी, लेप्रोसी? हाँ जी, सुना। यस, तो डेप्सन किस चीज की ड्रग ऑफ चॉइस है हसन? लेप्रोसी की दो टाइप्स होती हैं। एक कौन सी टाइप होती है? लेप्रोमैटिस लेप्रोसी, और एक होती है ट्यूबरकुलोइड। चले हसन बोलेगा बस। हसन, दो टाइप्स होती है ना, एक ट्यूबरकुलोइड टाइप होती है और एक लेप्रोमैटिस। जो ट्यूबरकुलोइड टाइप होती है, लेप्रोसी की कौन सी टाइप? ट्यूबरकुलोइड।
ट्यूबरकुलाइड। तो हसन इसमें कौन से एंटीबायोटिक देते हैं? 3 देते हैं। हसन बताएगा। रिफैम्प, कोई नहीं बोलेगा। आइसोनाइड और यस, चलिए मैं बताता हूँ। हसन मैं आपको हिंट देता हूँ। ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी के अंदर एक तो हम देंगे लेप्सन, एक तो ये होगी, राइट, प्लस हम क्या देंगे? हसन रिफैम्पिन प्लस आइसोनाइड, सेफ्ट्राइड, सेप्टा सेफ्टाजिडीन। ये 3 दवाइयां देते हैं, 3 ड्रग्स कॉम्बिनेशन में देते हैं और ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी में। ओके, लेकिन अगर कौन सी टाइप हो? लेप्रोमेटस। कौन सी टाइप हो? लेप्रोमेटस। उसमें ये नहीं देंगे एंड वाली। ओके, तो लेप्रोमेटस लेप्रोसी में कौन सी देंगे? डेप्सन प्लस रिफैम्पिन प्लस एक और एंटीबायोटिक है, सेफेलोस्पोरिन या नहीं, बस ये 2 देंगे। लेप्रोमेटस में बस 2 देंगे। ओके, डेप्सन प्लस डेप्सन प्लस रिफैम्पिन। यस, लेप्रोमेटस। तो डेप्सन भी ड्रग ऑफ चॉइस है लेप्रोसी की। क्लियर? उसके बाद बस एक ही याद रखना इसका, और नहीं मैं इसके और नहीं मैं पॉइंट लिखवा रहा। हसन पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पता क्या आना है? जी क्या आना? हसन अगर किसी पेशेंट के पास किस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो? G6PD deficiency, glucose 6 phosphatase। यस, तो इन लोगों को अभी मैंने बताया कौन से ड्रग्स नहीं देंगे? सल्फोनामाइड देंगे इन लोगों को? नहीं, नो इन लोगों को ये भी नहीं देंगे। ओके, क्या नहीं देंगे? डेप्सोन। तो ये भी क्या करेगी इन लोगों में? वो फ्री रेडिकल इंक्रीज करेगा, हेमोलिसिस हो जाएगी। हेमोलिसिस हो जाएगी। तो हसन पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पता क्या आता है? कुछ ड्रग्स हैं जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। एक डेप्सन इन लोगों को नहीं देनी जी, डेप्सन नहीं देनी G6PD पेशेंट्स को। सल्फोनामाइड नहीं देनी जी। और हसन सबसे इंपॉर्टेंट बात, मलेरिया की दवाइयाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग प्रीमाक्विन, मलेरिया की दवाई है, एंटी मलेरियल ड्रग प्रीमाक्विन। ये भी लोगों को G6PD डेफिशिएंसी वाले लोगों को no Dapsone, no Primaquine, and no sulfonamides for G6PD deficiency patients. Because these drugs increase the hemolytic episodes. Yes. ठीक है? Because these drugs increase the free radical burden over RBCs. Clear? Yes. अगली इंपॉर्टेंट बात, हसन पेपर में क्वेश्चन आता है किसी पेशेंट को क्या देनी हो? Repeat करें question please. अगर किसी पेशेंट को आप क्या देना चाह रहे हो हसन? और Dapsone तो आपको चेक करना चाहिए कि वो he doesn't have G6PD deficiency. पहले आपको क्या टेस्ट करना है? Osmotic fragility test. नहीं, GC वो हम बाद में कर लेंगे। Whatever. Yes, very good. You are right. ठीक है, osmotic fragility test. लेकिन वो हम हेमाटोलॉजी में इनको टेस्ट को डिटेल से पढ़ेंगे ना। तो हसन किसी पेशेंट को डेप्सोन देने से पहले G6PD एंजाइम का लेवल चेक करते हैं। ओके, तो ये 3-4 क्वेश्चंस आपको डेप्सन ड्रग ऑफ चॉइस किस चीज की है? डेप्सन जो है वो G6PD एंजाइम वाले पेशेंट्स को दोगे तो HB ड्रॉप हो जाएगी, हेमोलिटिक एनीमिया होगा, डार्क यूरिन आने लग जाएगा। एंड इफ यू वांट टू प्रिस्क्राइब डेप्सन टू योर पेशेंट, फर्स्ट यू हैव टू चेक द G6PD एंजाइम लेवल इन RBCs before prescribing Dapsone. Clear? yes. चलिए हसन आज जो डेप्सन पढ़ा इसको रिवाइज करते हैं। जी, Dapsone एक drug है. It's a dihydroteroid synthetase inhibitor. It is used for tuberculoid and lepromatous leprosy. In tuberculoid leprosy, we give Dapsone with rifampin and ceftazidime. In lepromatous leprosy, we only give Dapsone and rifampin. And we have to, before we give it to a patient, we have to know whether they're deficient in glucose 6 phosphatase dehydrogenase, and we can check the enzyme levels in the patient with a blood test. And for patients with G6PD deficiency, we don't give no Dapsone, no sulfonamides, and no Primaquine because they can cause
increase free radicals, which can lead to hemolysis. Yes. And yes, ठीक है. Thank you so much. जी bro, लास्ट की क्लास आप लोगों को समझ आ गई? जी सर समझ जी सर समझ आ यस सर, थैंक यू सर। गई थे ना थैंक यू सर जी। डिजीज के साथ जो एसोसिएटेड था